द एक्सेलेंट एकेडमी पर फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। आप यह वीडियो द एक्सेलेंट एकेडमी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। इसमें कुछ क्लासेज आपकी पूर्व में भी चल चुकी हैं। आप आगे भी कोर्स परचेज करने पर ध्यान दें। द एक्सेलेंट एकेडमी पर जो हमने प्रयास किया है, इसमें काफ़ी समय क्लासेज आपकी बंद रही है। इसमें द एक्सेलेंट एकेडमी एप्लीकेशन के माध्यम से एक बार फिर से मौका है आपके पास, जो आप क्लासेस को फिर से पा सकें। तो आज ही अपना जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड करें, साथ ही साथ जो क्लासेज है वो कर सकते हैं। कुछ क्लास आपने फ्री में भी उपलब्ध कराया है, और यहाँ तक कि अगर आपके अंदर क्षमता है लेकिन आपको अगर कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी आ रहा है, फिर भी आप संपर्क करिए, वहाँ भी आपके साथ द एक्सेलेंट एकेडमी पूरी तरीके से खड़ा है। ठीक है, तो इसमें यह चीज़ें मुझे बिल्कुल बताई गई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या है फिर भी आप संपर्क कर सकते हैं। हर तरीके की चीज़ें आपके साथ उपलब्ध है। हम समझते हैं सभी विद्यार्थी एक तरह के नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपकी तैयारी महत्वपूर्ण है, यह हमेशा ध्यान रखें। तो आप अपने आप में एक स्पेशल विद्यार्थी हैं, यह चीज़ें ध्यान रखें। और अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप संपर्क करें और आपकी पूरी तरीके से ये चीज़ें की जाएगी। हमेशा ध्यान रखिए, ये फीस आपको एकदम रिजनेबल प्राइस पे दी जा रही है, ताकि आपको किसी भी तरीके की समस्या ना आए। यह आप जितना अपने मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं उस तरीके की फ़ीस है, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, अगर इसमें भी समस्या है तो कम से कम आप एक बार संपर्क करें। और आपके साथ पूरा द एक्सेलेंट एकेडमी खड़ा है, सारे टीचर्स खड़े हैं, और हमेशा आपकी सिलेक्शन की बात यहाँ पर की जा रही है। चलिए आज फिर से अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो आज हमारे साथ पढ़ने वाले हैं हम लोग, वह है पृथ्वी की गतियाँ, मोमेंट ऑफ अर्थ। पृथ्वी के बारे में आप परिचय प्राप्त कर चुके हैं। पृथ्वी क्या है तो आप समझ चुके हैं, यह एक ग्रह है। ग्रह, इसके अलावा 7 और ग्रह हैं जिसके बारे में आप ब्रह्मांड की पूर्व की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब पृथ्वी की गति की बात की जाए तो पृथ्वी 2 तरीके से गति करती है, एक घूर्णन करती है और दूसरा परिक्रमण करता है। घूर्णन का अर्थ है अपने ही अक्ष पर घूमना। जैसे मैं इस तरीके से अगर घूर्णन करता हूँ तो ये जो मोमेंट हमारी हो रही है, ऐसे पृथ्वी भी घूर्णन कर रही है और बाकी ग्रह भी घूर्णन करते हैं। आप पहले की क्लास में कौन कितना समय घूर्णन में लेता है इस बारे में भी पढ़ चुके हैं। आप जो चीज़ें हैं, अब यहाँ पर हम देखते हैं उस घूर्णन का प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो एक हो गया यह घूर्णन और दूसरा हो गया परिक्रमण। परिक्रमण का अर्थ है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना। ठीक है, परिक्रमण का अर्थ है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना। तो आप यह भी जानते हैं जितने भी 8 ग्रह हैं सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसमें कितनी समय लगती है इस बारे में भी आप पूर्व की क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हमको बिल्कुल यह चीज़ें पढ़ना है, जो पृथ्वी की जो घूर्णन और परिक्रमण गति है इसका प्रभाव क्या होता है। ठीक है, हमने आपसे पिछली क्लास में वादा किया था हम लोग इसे समझेंगे, तो हम इसमें बता चुके हैं आपको घूर्णन के कारण दिन रात होता है और परिक्रमण के कारण मौसम परिवर्तन और वर्ष का निर्धारण होता है। चलिए आज की क्लास का प्रारंभ करते हैं घूर्णन गति के साथ। यहाँ आप देख सकते हैं पृथ्वी की गतियाँ, मोमेंट ऑफ अर्थ लिखा हुआ है। इसमें मैंने कहा 2 गतियाँ हैं, घूर्णन जिसे अंग्रेजी में रोटेशन बोलते हैं और परिक्रमण जिसे अंग्रेजी में रिवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर घूर्णन की बात करा जाए तो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है पृथ्वी, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। एक जिस तरीके से लट्टू घूमती है तो लट्टू की भांति पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। और मैं बता चुका हूँ यह एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करती है, यानी पश्चिम से पूर्व दिशा में इसका घूर्णन करता है। हालांकि ये चीज़ें हो गई है, फिर भी मैं यहाँ पर आपको जोड़ने के लिए बताना चाहूँगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है वेस्ट टू ईस्ट, यानी इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की तरह घूर्णन करना। तो आपका पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है, इसे घूमने में 24 घंटे का समय लगता है, इस बारे में भी आप जान चुके हैं। अब यहाँ पर है इस घूर्णन के कारण दिन रात का निर्धारण होता है, इसीलिए घूर्णन को दैनिक गति भी कहते हैं। अब जरा समझे दिन रात का निर्धारण कैसे होता है। यहाँ पर आपका सन है, सपोज कीजिए यहाँ सन है, यहाँ आपका अर्थ है। ठीक है, अर्थ के बीच में मैं इसे ई मिटा देता हूँ, लेकिन आप लोग समझे यह क्या है, अर्थ है। यहाँ से सन की जब रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है तो ध्यान देंगे ये जिस पार्ट पे सूर्य की रोशनी पड़ती है वहाँ तो उजाला होगा, और उजाला का मतलब है उसे ही दिन कहा जाएगा। लेकिन इसका ठीक पीछे वाला भाग जहाँ सूर्य की रोशनी आपको दिखाई नहीं दे रही है, इसे यहाँ पर रात होगा।
ध्यान से समझेंगे। सूर्य की रोशनी पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ रही है वहाँ दिन होता है और इसके ठीक विपरीत वाले भागों पर रात होता है। अब जब सूर्य अपने पे रोटेट कर रहा है तो एक समय ऐसा आएगा इधर वाला भाग इधर आ जाएगा और वहाँ दिन हो जाएगा, और इधर वाला भाग इधर आ जाएगा तो फिर वहाँ रात हो जाएगी। ये सिंपल हो गया दिन रात का निर्धारण, और इसी को बोलते हैं दैनिक गति। ठीक है, तो यह हो गया घूर्णन। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं परिक्रमण, रिवोल्यूशन क्या होता है। देखिए ध्यान से समझिए, सबसे पहले यहाँ सन हो गया, और सन की परिक्रमा अर्थ इस तरीके से एक अंडाकार एक शेप में करता है और इसे परिक्रमा पथ बोलते हैं। इस बारे में आप जान चुके हैं। जो सूर्य का चक्कर लगाता है और कितने समय में, 365 दिन 6 घंटे में लगाता है। एग्जैक्ट है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। इस बारे में आप लिख चुके हैं, लेकिन इसे राउंड में 365 दिन 6 घंटे भी कहा जाता है। देखिए सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन से वर्ष का निर्धारण होता है। अगर यहाँ पर ये इसका परिक्रमा पथ है, अगर पृथ्वी यहाँ रहेगा, अब जब मूवमेंट कर रही है ये आगे की तरफ, अब यहाँ आ गई है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो इसके एंगल में कुछ तो चेंज होगा। यहाँ से जो एंगल बन रहा था अब यहाँ पर आ चुका है, तो इसके एंगल में चेंज हो रहा है। इसी को हिंदी में लिखा जाता है सूर्य के सापेक्ष, यानी इसमें जो एंगल में चेंज हो रहा है इसमें पृथ्वी की स्थिति में चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इससे वर्ष का निर्धारण होता है। तो वर्ष का निर्धारण आखिर किस तरीके से होता है यह देखने की बात है। इसमें वर्ष का निर्धारण हो रहा है, इसीलिए इसे वार्षिक गति कहते हैं। अब आपको इसमें समझना चाहिए, इसमें 4 मेन अवस्था होती है, 4 मुख्य अवस्था होती है। इसे मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी कहा जाता है। बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि ये पृथ्वी का चक्कर लोगों के दिमाग में चक्कर लगा देता है। तो इसे ज़रा ध्यान से समझने की बातें हैं, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो अभी कभी भी आपको पृथ्वी का चक्कर लगाना आपको चक्कर नहीं देगा। तो ज़रा समझिए कौन सी 4 मुख्य अवस्था बनती है और उससे वर्ष में ऋतुओं का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, जानते हैं इसे। यहाँ मैंने बीच में सन बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक परिक्रमा पथ बनाया है, इसी परिक्रमा पथ से होकर पृथ्वी को चक्कर लगाना है सूर्य का। तो इसमें हर एक जितने भी पथ है वहाँ तो पृथ्वी होगी, दिखाई देगी, लेकिन फिर भी हम 4 मुख्य स्थिति को बनाते हैं जहाँ पृथ्वी हो सकती है। ध्यान देंगे, ये 4 स्थिति पे पृथ्वी हमेशा हो सकती है। देखेंगे पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, मैंने इसे झुकाया यानी यह आपका एक्सिस बना दिया है पृथ्वी का। अब एक चीज़ और समझे, अक्षांश और देशांतर आपको आगे जानना है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अक्षांश और देशांतर से परिचय प्राप्त करें। ये अगर पृथ्वी है आपकी, तो अक्षांश और देशांतर क्या होता है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो काल्पनिक रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री की लाइन कहा जाता है। यहाँ सूर्य हमेशा लंबवत होंगे। ध्यान देंगे, यहाँ अगर सन है तो यहाँ पर रोशनी हमेशा आएगी, तो 0 डिग्री की रेखा आपको ऐसी रेखा है जहाँ सूर्य हमेशा लंबवत होते हैं। ऊपर में एक रेखा आपको मिलेगी 23.5 डिग्री की, ध्यान देंगे 23.5 डिग्री की। और चूंकि यह ऊपर वाला भाग है, मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है, तो ऊपर वाला जो ये 23.5 डिग्री की रेखा है उत्तर वाली, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। और जो नीचे वाली 23.5 डिग्री की रेखा है इसे बोलते हैं हम लोग मकर रेखा। सिंपल है, मैंने कहा 3 रेखा बस आपको समझना है। बीच वाला जो बराबर भागों में काटा 0 डिग्री, यहाँ पर 23.5 डिग्री, यहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिण, ठीक है। कर्क रेखा, मकर रेखा। कर्क रेखा में समझ लीजिए भारत भी है इधर के तरफ, ऊपर उत्तर के तरफ बहुत सारे महाद्वीप है, नीचे के तरफ जो है इसमें काफ़ी सारे देश भी हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर भाग समुद्र का है, ठीक है। लेकिन इसका रोल आगे हम लोग अक्षांश देशांतर में सीखेंगे। यहाँ आपको बस इन रेखाओं से परिचय कराना है। आप समझिए ऊपर क्या होता है, तो ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव, नीचे क्या है, दक्षिणी ध्रुव। सिंपल इतना से परिचय प्राप्त कर चुके हैं।
अब इन्हीं 3 रेखा को हमें इस सारे पृथ्वी की स्थिति पे बनाना है। तो देखिए 0 डिग्री, यहाँ पे आपका 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ, यही हमने सब पे बना दिया है। ये आपके पृथ्वी हो गई, सिंपल है। ये ध्रुव मैंने बना दिया, फिर से यहाँ विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ध्रुव बना दिया है। इस तरीके से जो पृथ्वी की 4 स्थिति आप देख रहे हैं, इन चारों स्थिति पर आपको पृथ्वी एक समान दिखाई दे रही है या नहीं? आपको बिल्कुल दिखाई दे रही है। इन 4 स्थिति पर सभी पे ऊपर क्या है तो नॉर्थ है, नीचे क्या है साउथ है, ऊपर क्या है नॉर्थ है, नीचे क्या है साउथ है, ऊपर क्या है नॉर्थ है, नीचे क्या है साउथ है, ऊपर क्या है नॉर्थ है, नीचे क्या है साउथ है। यही चीज़ें सब पे है। अब जरा ध्यान दीजिए, इस स्थिति में जब पृथ्वी होती है, 4 मुख्य अवस्था मैंने बताया, इस स्थिति में जब पृथ्वी होती है, यह समय है 21 जून की अवस्था। ध्यान देंगे 21 जून को पृथ्वी हमेशा इसी पोजीशन में हमें दिखाई देगी। यहाँ पर जो स्थिति है, ये स्थिति, इसमें पृथ्वी दिखाई देगी 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर जब होगा तो पृथ्वी इस स्थिति में हमें दिखाई देगी। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यह स्थिति, यह आपको मिलता है 21 मार्च को। ध्यान देंगे 21 मार्च को। और जो यहाँ पर जो ये आप पृथ्वी का जो अवस्था देख रहे हैं, जो कंडीशन देख रहे हैं, यह आपको मिलता है 23 सितंबर को। सिंपल चीज़ें हैं। 4 मुख्य अवस्था मैंने कहा, 4 मुख्य अवस्था मैंने चारों यहाँ पे देख सकते हैं बनाया है। और इसे मैंने कहा ये 21 जून को होता है, यह 22 दिसंबर को, यह 23 सितंबर को, और यह होता है 21 मार्च को। सिंपल। अब जरा देखिए 21 जून को क्या होता है, 22 दिसंबर को क्या होता है, और 23 सितंबर को क्या होता है, और 21 मार्च को क्या होता है। जरा एक एक अवस्था को हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालकर समझते हैं। 21 जून की अवस्था को सबसे पहले देखिए जरा, 21 जून को क्या होता है बताइए। इस पिक्चर में आपको देखकर क्या नज़र आ रहा है? तो सन की रोशनी कहाँ पर पड़ रही है? तो सन की रोशनी आपको जो यहाँ पर कर्क रेखा है इस पर आ रही है। ध्यान देंगे 21 जून को यहाँ पर जो रोशनी है कहाँ आ रही है? तो कर्क रेखा पर आ रही है। तो हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत है। सिंपल हुआ ना? पिक्चर आपको क्या बता रहा है? सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है, यानी कर्क रेखा यानी उत्तरी गोलार्ध में सूर्य लंबवत है। गोलार्ध का सिंपल समझिए, देखिए पृथ्वी गोला है, मैंने कहा 0 डिग्री इसे 2 बराबर भागों में बांट दिया, यानी गोला का आधा क्या होता है? तो हम लोग कहते हैं गोला प्लस आधा, इसी को गोलार्ध बोल सकते हैं ना एक बराबर से। तो यानी ऊपर वाला गोला उत्तरी गोलार्ध हो गया और नीचे वाला गोला आपको दक्षिणी गोलार्ध हो गया है। तो हम लोग कहते हैं सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है, यानी उत्तरी गोलार्ध पर प्रकाश ज़्यादा पड़ रही है। उत्तरी गोलार्ध पर प्रकाश क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। सिंपल है, इसे मिटाते हैं। मैंने कहा सूर्य 21 जून को कर्क रेखा के ठीक सामने है, यानी ऊपर वाला जो उत्तरी गोलार्ध है इस पर प्रकाश ज़्यादा मिल रही है। बताइए दिन बड़ी होगी या छोटी? तो दिन बड़ी होती जा रही है यहाँ। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश ज़्यादा मिल रहा है। मैं आपको बता चुका हूँ जो सामने पड़ता है वहाँ पर दिन होता है। तो यहाँ ऊपर वाला जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें दिन की संख्या ज़्यादा हो रही है। अब देखिए इसे, अब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य है तो बताइए गर्मी होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत। ग्रीष्म अयनांत। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है तो इसे बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत। ठीक है, अब समझते हैं जरा 22 दिसंबर की स्थिति को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डालते हैं 22 दिसंबर की स्थिति। 22 दिसंबर को आपको बताइए क्या लग रहा है? 22 दिसंबर को जैसे ही सूर्य इधर लंबवत होते हैं, अब कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? मकर रेखा पर। तो इसके ठीक विपरीत आप लोग 22 दिसंबर को देख रहे हैं, मकर रेखा पर सूर्य लंबवत है। मकर रेखा पर सूर्य क्या है? लंबवत है। इसमें क्या थे? 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत थे और 22 दिसंबर को क्या हुआ है? मकर रेखा जो नीचे वाला है उसमें है। ठीक विपरीत होगा। दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश क्या होगा?
अधिक होगा। देखिए यहाँ ऊपर उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश था, अब यहाँ क्या हो रहा है, देखिए दक्षिणी गोलार्ध यानी जो नीचे वाला आधा गोला है इस पर सूर्य ज़्यादा लंबवत हो रहा है, तो नीचे दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य अधिक लंबवत हो रहा है। और क्या हो रहा है, तो भाई दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दिन बड़ा हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा हो गया। यहाँ पे क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, अब गर्मी मिल ही नहीं रही है तो ठंडी हो गया, तो इसे शीत अयनांत बोलते हैं। इस तरीके से भी आपके प्रश्न पूछ सकता है। जो 22 दिसंबर को क्या बोलते हैं, तो शीत अयनांत बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश कम है, वहाँ ठंडी होगी। ठीक है, ये दो होगी स्थिति हो गई 21 जून को और ये हो गई 22 दिसंबर को। ठीक है, अब दो स्थिति और बची हुई है 21 मार्च और 23 सितंबर को। जरा इसे भी देखते हैं, इसे इरेज कर लेते हैं, जगह कम है, इसे इरेज करते हैं और फिर से जरा इन दो स्थिति को देखते हैं। 21 मार्च, इस दोनों को एक ही साथ हम लोग देख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब है 21 मार्च और 23 सितंबर। देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर, जरा पिक्चर पे ध्यान दीजिए, क्या नजर आ रहा है इसमें। जब सूर्य का प्रकाश इस अवस्था में पृथ्वी पर हम लोग डालते हैं तो क्या होता है, जो बीच वाला आपका रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, वो रेखा कौन सी है, विषुवत रेखा। तो ये विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत है। क्या हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा पर सूर्य क्या है, लंबवत है, यानी दिन रात क्या होगा, बराबर होगा। विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर हो गया। देखिए जब सूर्य बराबर से पड़ रहे हैं, घूर्णन कर रही है, तो विषुवत रेखा पर दिन रात क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या हो गया, 21 मार्च को और 23 सितंबर को दोनों दिन रात बराबर हो गया। 21 मार्च को हम लोग बोलते हैं बसंत विषुव, ये भी एक इम्पोर्टेंट हो गया, बसंत विषुव। देखिए 21 मार्च पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करती है, इस तरीके से घूर्णन कर रही है, यानी 21 मार्च के बाद धीरे धीरे गर्मी आती जाती है, यहाँ तक दिन रात बराबर होता है। दिन जितना बड़ा होगा रात, धीरे धीरे जैसे जैसे जून की तरफ जाते जाएंगे यहाँ पर दिन हमारे यहाँ बड़ी होती जाएगी। 21 जून को सबसे बड़ी दिन होगी और फिर जैसे जैसे यहाँ की तरफ जाएंगे दिन छोटी होती जाएगी। और 23 सितंबर के बाद क्या आने वाला होता है हम लोग के यहाँ, ठंडी आती है, तो 23 सितंबर को शरद विषुव कहते हैं। शरद विषुव यानी विषुव मीन्स आने वाला। देखिए बसंत यहाँ है, धीरे धीरे गर्मी आ रही है, अब यहाँ से जब इधर की तरफ शिफ्ट करेगा तो इधर की तरफ, अब यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध पे, यहाँ तो फिर बराबर हो गई। अब जैसे जैसे इधर की तरफ जाएगा उत्तरी गोलार्ध की तरफ गर्मी कम मिलेगी और दक्षिण की तरफ गर्मी अधिक मिलेगी, यानी उधर की तरफ गर्मी मिलने लगेगी। ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ अगर यहाँ पे प्रकाश नहीं मिल रहा है, इसका अर्थ यह नहीं है पृथ्वी पर प्रकाश मिल ही नहीं रहा है, किसी दूसरे भाग पर मिलता रहता है। तो यह हो गया 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है? यह भी एक महत्वपूर्ण है, आइए उसे समझते हैं। जो दिन रात की अवधि में अंतर क्यों होता है? दिन रात की अवधि में अंतर, दिन रात की जो समय है, अवधि है, उसमें अंतर क्यों होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते होंगे जाड़े में दिन छोटी हो जाती है, गर्मी में बड़ी हो जाती है, क्या कारण है समझिए जरा। इसका भी जवाब परिक्रमण से आता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ यह है, परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाता है दिन रात किसके कारण होता है, तो आपका सिंपल जवाब होगा रोटेशन यानी घूर्णन के कारण दिन रात होता है। अगर आपसे पूछा जाता है दिन रात की अवधि क्यों बड़ी और छोटी होती है, उसका जवाब हो जाएगा घूर्णन और परिक्रमण दोनों। ध्यान देंगे, घूर्णन एवं परिक्रमण, घूर्णन एवं परिक्रमण दोनों इसका हो जाएगा। दिन रात की अवधि में इसलिए हो रही है क्योंकि घूर्णन और परिक्रमण दोनों हो रहे हैं। देखेंगे कैसे। घूर्णन के कारण तो सिंपल देखा आपने, दिन रात हुआ है।
परिक्रमण कैसे, देखिए यहाँ पर 21 मार्च से 23 सितंबर तक की स्थिति को देखते हैं। 21 मार्च से 23 सितंबर, इस स्थिति को सबसे पहले देखिए। 21 मार्च से 23 सितंबर क्या होता है इस बीच, तो हम लोग देख रहे हैं 21 मार्च से 23 सितंबर तक जैसे जैसे इधर की तरफ जा रहा है उत्तरी गोलार्ध में सूर्य लंबवत होते जाते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश अधिक मिलता है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश अधिक मिल रहा है। 21 मार्च को तो दिन रात की अवधि बराबर है, अभी अभी आपने पढ़ा है, लेकिन जैसे जैसे इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश अधिक मिल रहा है। बताइए दिन बड़ी होगी या छोटी, तो हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ी होगी और रात क्या होगी, तो छोटी होगी। दिन बड़ी, रात छोटी होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए जरा। दिन बड़ी, रात छोटी हो गई। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, उत्तरी गोलार्ध में यहाँ से बराबर था, उत्तरी गोलार्ध की तरफ जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे इधर की तरफ आप बढ़ रहे हैं आप देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में सूर्य क्या है, परमानेंट है, नियमित रूप से है। तो इसीलिए 6 महीने की दिन कहाँ हो जाएगी, ध्रुवों पर। ध्रुव जो है आपका उत्तरी ध्रुव यानी एकदम नॉर्थ में पीक पॉइंट, वहाँ पूरे 6 महीने तक सिर्फ सूर्य की रोशनी रहेगी ही रहेगी। तो इसीलिए वहाँ 6 महीने सिर्फ और सिर्फ दिन ही रहता है। हम देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य नियमित रूप से बना रहता है और ध्रुवों पर 6 महीने का पूरा दिन रहता है। और दिन का अपोजिट क्या होता है, रात होता है। तो जैसे ही आप यहाँ देखिए इधर बिल्कुल भी नहीं पड़ता रहता है इस 6 महीने तक। तो इस समय आप कहते हैं दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। दक्षिणी ध्रुव पर क्या हो रहा है, 6 महीने की रात हो रही है। उत्तरी गोलार्ध पर 6 महीने की दिन, कब से, 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में सिर्फ दिन ही रहेगा और ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर सिर्फ क्या रहेगा, रात ही रहेगा। अब दूसरी कंडीशन एक और है 23 सितंबर से 21 मार्च तक। इसे मिटाते हैं, लिख लीजिए इसे। दूसरी कंडीशन है आपका 23 सितंबर से 21 मार्च तक की स्थिति। 23 सितंबर से 21 मार्च तक क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। यहां पर क्या हो रहा था, मैंने बताया था बराबर है, जितना दिन बढ़ा उतना रात बढ़ा। क्यों, विषुवत रेखा पर लंबवत है। ठीक है, अब यहां से जैसे जैसे इधर की तरफ शिफ्ट कर रहा है तो दक्षिण की तरफ क्या हो रहा है, अब सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिल रहा है। दक्षिण की तरफ सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिल रहा है। तो हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य का प्रकाश अधिक मिल रहा है। दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य का प्रकाश अधिक मिल रहा है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, और क्या हो रहा है, तो आप देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है। अब जब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर जब यहाँ तक आएगा, यहाँ पर ये पिक्चर देख सकते हैं आप, यहाँ तक आ रहा है तो दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य आपको मिल रहे हैं। तो दक्षिणी ध्रुव पर नियमित रूप से सूर्य मिलेंगे। दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा, नियमित रूप से सूर्य मिलेंगे। गोलार्ध कर दीजिए यहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध पर नियमित रूप से सूर्य मिलेंगे और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होगा। दक्षिण ध्रुव पर क्या होगा, 6 महीने तक प्रकाश मिलता रहेगा और प्रकाश मिलेगा यानी दिन रहेगा। तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। ठीक है, और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। कब, 23 सितंबर से 21 मार्च तक। इस पिक्चर में आप समझ चुके हैं 21 मार्च से 23 सितंबर तक दक्षिण में बिल्कुल प्रकाश नहीं, 6 महीने की पूरी रात है। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप कह रहे हैं पूरे के पूरे दिन है।
इधर की तरफ जब आते हैं 23 सितंबर से 21 मार्च तक, तो दक्षिण में पूरा का पूरा धूप रहता है, यानी पूरा दिन रहेगा। और उत्तर में क्या होगा, तो बिल्कुल का बिल्कुल अंधेरा रहेगा, तो 6 महीने की रात हो जाएगी। देखिए, तो दो आपके पास यहाँ पर 4 जो मुख्य अवस्था थी, वो पहली अवस्था थी 21 जून की, दूसरी थी 22 दिसंबर की, तीसरी 21 मार्च की, और चौथी थी 23 सितंबर की। बस इतना आसान है। यही 4 मुख्य अवस्था हमारे यहाँ मौसम का निर्धारण करता है। आपके यहाँ उत्तर में देखते हैं 21 जून को गर्मी आ जाती है, उसके बाद 22 दिसंबर को ठंडी आ जाती है, लेकिन इसके ठीक उल्टा, ठंडी का उल्टा गर्मी होता है। तो इसके जो ठीक विपरीत वाला दक्षिणी गोलार्ध है, उसमें गर्मी होती है, उसमें क्या होगी, गर्मी होगी। तो ये 4 मुख्य अवस्था पृथ्वी पर जो है वर्ष का निर्धारण करता है, उसमें मौसम का निर्धारण करता है, यह चीज़ें हैं। ठीक है, तो इतनी ये क्लास में आपने क्या सीखा, जो पृथ्वी में 2 प्रकार की गति होती है, घूर्णन, परिक्रमण। घूर्णन के कारण दिन रात होता है, इसे दैनिक गति कहते हैं। परिक्रमण के कारण क्या होता है, वर्ष का निर्धारण होता है, मौसम का निर्धारण होता है। मैंने कहा कोई पूछे जो पृथ्वी पर जो दिन रात की अवधि में अंतर है, इसका क्या कारण है, तो आपको बताना होगा जो यहाँ पर घूर्णन और परिक्रमण दोनों उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही सीखेंगे। अगले क्लास में हम लोग अक्षांश देशांतर के बारे में सीखेंगे। आज के क्लास में भी थोड़ा अक्षांश और देशांतर से आप परिचय प्राप्त कर चुके हैं। फिर से मैं आपको याद करा दूं, ये आपका फ्री वीडियो है जो आप द एक्सेलेंट एकेडमी एप्लीकेशन की तरफ से पा रहे हैं। द एक्सेलेंट एकेडमी पर जो आपके प्राइसेस हैं बिल्कुल नॉर्मल है, रिचार्ज आप कराते हैं उससे भी सस्ती है, तो आपको इसे खरीदना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, अगर आप इसे भी अफोर्ड नहीं कर सकते या आपको महंगा लगता है, फिर संपर्क कीजिए। देखिए, आपके साथ हमेशा हम चाहते हैं सिर्फ आप तैयारी करें और किसी तरीके की समस्या का सामना न करें। ठीक है, तो मुझे यह कहने को कहा गया है जो आप बिल्कुल आप निश्चिंतता के साथ बात कर सकते हैं, और किसी भी तरीके से आपकी क्लासेस जारी रहनी चाहिए। लॉकडाउन में जो आपका नुकसान हो चुका है बिना क्लास करते हुए, अब इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए हम लोग को, और हम लोग अब क्लास करेंगे। नोटिफिकेशन आ चुकी है, हम सभी लोगों को बस एक ही कामना है, जो हमारे सभी विद्यार्थी सफल होंगे। नोटिफिकेशन आ गई है, अब इंतजार बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और आज ही आप अपना स्थान लीजिए और आज से ही अपनी तैयारी शुरू कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।